नमस्कार। आप सुन रहे हैं अक्षर लोक, जहां शब्द केवल पढ़े नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। आज की कहानी हमें उस गांव में ले जाएगी जहां मिट्टी तो सबकी थी, लेकिन अधिकार कुछ लोगों के पास था। जहां मेहनत करने वाले हाथ अक्सर खाली रह जाते थे और न्याय की राह उम्मीद से भी लंबी होती थी। यह कहानी है एक साधारण किसान हरिराम की, जिसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी थी। एक ऐसी बेटी की जिसने कठिन से कठिन समय में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और एक ऐसे गांव की जहां सूखी मेड़ केवल खेतों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों के बीच भी खिंच चुकी थी। मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष, अन्याय और आत्मसम्मान से भरी यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। सूखी मेड़। लेखन मौलिक रचना प्रेमचंद की यथार्थवादी ग्रामीण शैली से प्रेरित। प्रस्तुति अक्षर लोक। चलिए कहानी आरंभ करते हैं। सूखी मेड़ भाग 1। मिट्टी की महक। सावन का महीना बीत चुका था। आसमान में बादलों का आना जाना अब भी लगा रहता था, लेकिन वे मानो धरती से रूठ गए थे। कभी 2-4 बूंदें गिरती तो गांव के लोग घरों से निकलकर आकाश की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते, मगर देखते देखते बादल हवा के साथ कहीं और निकल जाते। खेतों की मिट्टी बार बार भीगने का सपना देखती और हर बार अधूरी रह जाती। गांव का नाम था बरुआपुर, जहां कच्चे घरों की कतारें थीं। बीच में पीपल का विशाल पेड़ और उसके नीचे पुरानी चौपाल। सुबह होते ही बैलों की घंटियों की आवाज, औरतों के चूल्हों से उठता धुआं और बच्चों की खिलखिलाहट पूरे गांव को जगा देती थी। मगर इस वर्ष इन आवाजों में एक अजीब सी चिंता घुल गई थी। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था हरिराम। उम्र 50 वर्ष के आसपास रही होगी, पर कठिन परिश्रम और अभावों ने उसके चेहरे पर समय से पहले ही बुढ़ापा उतार दिया था। उसकी पत्नी सरस्वती को गुजरे 8 वर्ष हो चुके थे। अब उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसकी 18 वर्ष की बेटी गौरी थी। गौरी सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाती। सबसे पहले आंगन बुहारती, फिर कुएं से पानी भर लाती, चूल्हे में सूखी लकड़ियां सुलगाकर रोटियां सेंकती और पिता के लिए मिट्टी के लोटे में ताज़ा पानी रख देती। घर में साधन कम थे, मगर सलीका भरपूर था। झोपड़ी की दीवारों पर गोबर से की गई लिपाई चमकती रहती थी और तुलसी के चौरे पर हर सुबह दीपक जलता था। बाबा, आज जल्दी खेत चले जाइए, गौरी ने थाली रखते हुए कहा। रामू कह रहा था कि नहर में पानी छोड़ा गया है। हरिराम हल्की मुस्कान के साथ बोला, बिटिया, नहर का पानी हमारी जमीन तक पहुंचते पहुंचते रास्ता भूल जाता है। बड़े खेत पहले ही पी जाते हैं। गौरी ने धीरे से उत्तर दिया, उम्मीद छोड़ देंगे तो खेत भी हमें छोड़ देंगे। हरिराम कुछ पल तक बेटी को देखता रहा। उसकी आंखों में उसे अपनी दिवंगत पत्नी की झलक दिखाई दी। वही विश्वास और वही अपनापन। रोटियां खाकर वह हल कंधे पर रखकर खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में पीपल के नीचे चौपाल पर कई किसान बैठे थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सुना है ठाकुर रघुवीर सिंह ने फिर नहर का बांध अपनी तरफ मोड़ लिया। दूसरे ने गहरी सांस भरते हुए कहा, जिसके पास ताकत है, पानी भी उसी का है। गरीब आदमी के हिस्से में तो बस इंतजार आता है। हरिराम ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि शिकायत करने से खेत नहीं सींचे जाते। खेत पर पहुंचकर उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई। मिट्टी उसकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल गई। उसने झुककर सूखी मेड़ को सहलाया और बुदबुदाया, एक अच्छी बारिश हो जाए तो यह धरती फिर से जी उठे। उसी समय पीछे से आवाज आई, काका। हरिराम ने मुड़कर देखा। गांव का चरवाहा रामू
दौड़ा चला आ रहा था। क्या हुआ बेटा? आपको पंचायत में बुलाया है। ठाकुर साहब अभी इसी वक्त बुला रहे हैं। हरीराम का दिल धक से रह गया। उसने हल किनारे रखा और तेज कदमों से चौपाल की ओर चल पड़ा। चौपाल पर ठाकुर रघुवीर सिंह चारपाई पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। सफ़ेद धोती, रेशमी अंगोछा और घनी मूछें उनके रौब को और बढ़ा रही थी। उनके चारों ओर गांव के कुछ लोग सिर झुकाए खड़े थे। आ गए हरीराम? ठाकुर ने बिना उसकी ओर देखे कहा। जी, बुलाया था। तुम्हारी झोपड़ी के पीछे वाली जमीन मेरे नाम दर्ज है। वहां मैं नया गोदाम बनवाऊंगा। 1 महीने के भीतर झोपड़ी खाली कर देना। हरीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर ठाकुर साहब, हम तो बरसों से वही रहते हैं। रहने से जमीन अपनी नहीं हो जाती। कागज मेरे पास हैं। हम कहाँ जाएंगे? ये सोचने का काम मेरा नहीं है। हरीराम ने चौपाल पर खड़े लोगों की ओर देखा। सबकी निगाहें झुकी हुई थीं। कोई उसके पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ क्षण बाद उसने धीमे स्वर में कहा, थोड़ा समय और दे दीजिए। ठाकुर ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, 1 महीना बहुत है। उसके बाद मेरे आदमी खुद झोपड़ी खाली करा देंगे। ये कहकर ठाकुर उठे और हवेली की ओर चल दिए। हरीराम वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे उसकी वर्षों की मेहनत, उसका घर, उसकी यादें सब एक झटके में किसी ने छीन ली हो। सांझ ढलते ढलते वो घर पहुंचा। गौरी ने पिता का चेहरा देखते ही समझ लिया कि कोई बड़ी बात हुई है। हरीराम ने पूरी घटना बता दी। कुछ देर तक झोपड़ी में सन्नाटा छाया रहा। फिर गौरी ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बाबा, घर केवल मिट्टी की दीवारों से नहीं बनता। घर उन लोगों से बनता है जो साथ खड़े रहते हैं। हम हार नहीं मानेंगे। हरीराम ने बेटी की ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं। रात गहरा चुकी थी। दूर कहीं बादल गरजे। हरीराम झोपड़ी के बाहर निकलकर आसमान देखने लगा। कुछ बूंदें गिरीं, फिर सब शांत हो गया। अधूरी बारिश और अधूरी उम्मीद दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। उसी समय गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे 2 परछाइयां खड़ी थी। सब तैयारी हो गई? एक भारी आवाज गूंजी, हाँ मालिक, बस एक इशारा चाहिए। याद रखना, हरीराम इस गांव में नहीं रहना चाहिए। उसकी जमीन भी जाएगी और उसका हौसला भी। दोनों अंधेरे में गुम हो गए। उधर झोपड़ी के भीतर गौरी दीपक की मध्यम लौ को देख रही थी। उसे पता नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी परीक्षा केवल गरीबी से नहीं बल्कि अन्याय से भी होने वाली है। हरीराम चारपाई पर लेटा था, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सूखी मेड़ आ जाती जिस पर उसने वर्षों से मेहनत बोई थी। उसे नहीं मालूम था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जो केवल उसके परिवार की नहीं, पूरे बरुआपुर गांव की तकदीर बदल देगा।